हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो लास्ट लेक्चर में हमने एल्जेब्रिक मेथड स्टार्ट किए थे और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तक हमने डिटेल में कवर कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में जस्ट हम उसके आगे चल करके जो रिमेनिंग एल्जेब्रिक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको देखने वाले एंड देन पूरा जो आपका सॉल्वेबिलिटी का पार्ट है लीनियर इक्वेशन का, वो चीज़ कवर करेंगे एंड देन अगर हो सके तो व्हाट प्रॉब्लम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे या फिर अगले लेक्चर में देखने वाले। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक और लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इनको लीनियर इक्वेशन होने का कंडीशन क्या है वो आप अच्छे से जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। ये दो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, सही है, क्लियर। चलो अभी अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ किसी भी दूसरे कोई भी मैथ, मान लीजिए एलिमिनेशन से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आंसर क्या आता है ज़रा ध्यान से देखते हैं ना। चलिए, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो ऊपर मैं a2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर मैं नीचे वाले, ऑब्वियसली नीचे को सेकंड वाले इक्वेशन को आप a1 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये दोनों का कोफिशिएंट सेम आ जाए और सबट्रैक्ट करने से ये कैंसिल हो जाए। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इज इक्वल्स टू 0, सही है। फिर अगर a1 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका रोमन नंबर 4, सही। तो अगर मैं 3 से 4 को सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमारे पास ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, a2 b1 माइनस a1 b2y प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 0, सही बात है। तो यहाँ से अगर मैं y निकालूंगा तो वो आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2, सही बात है। तो सिमिलरली आप इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x निकालिए या फिर आप अगेन एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो। तो मैं सब्स्टिट्यूट करके निकाल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर ये वैल्यू मैं कहीं पे भी पुट करूँ तो आप देख सकते हो a1x प्लस b1 इंटू वाई y के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ रहा होगा आप देख सकते हो, a1x का जो वैल्यू आ रहा होगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है कहीं ना कहीं आपका माइनस ऑफ b1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये a1 b1 c2 माइनस a2 b1 c1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2, और उधर चला जाएगा माइनस c1। तो अगर मैं LCM ले लेता हूँ यहाँ से तो ये आ जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2, सही। माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस a1 b1 c2 प्लस a2 b1 c1 माइनस a2 b1 c1 प्लस a1 b2 c1, सही। तो a2 b1 c1 यहाँ से कैंसिल होता हुआ दिख गया होगा आपको, ठीक है। तो जो कॉमन टर्म है a1 उसको आप बाहर निकाल सकते हो, उधर भी a1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा b2 c1 माइनस b1 c2 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2। तो अभी मैं a1 को नॉन ज़ीरो बोलूँगा तो कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ज़ीरो होता तो a1 भी ज़ीरो होने का एक आध चांस बच जाता, बट एज मैं कोफिशिएंट्स को नॉन ज़ीरो बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नॉन ज़ीरो ही कंसीडर करूँगा, तो मैं इजीली लिख सकता हूँ। और y आपके साथ क्या आया था, a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2। अभी जरा ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर तो दोनों जगह पे सेम ही आ रहा है, दोनों ही x और y का वैल्यू पे। तो अगर मैं इस चीज़ को कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करूं, मैं इस फैक्टर को नीचे लेकर के चला जाता हूं x के नीचे, कंसिडरिंग दिस एज नॉन ज़ीरो,
फिर मैं y के नीचे ये फैक्टर लेकर के आ जाता हूँ और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1/a2b1 माइनस a1b2। जरा ध्यान से देखिएगा ना, ये चीज अगर नीचे आ जाएगा तो 1/a2b1 माइनस a1b2 हो जाएगा। फिर ये भी अगर नीचे आ जाएगा तो 1/a2b1 माइनस a1b2। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो वो दोनों भी इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, मतलब जो भी ये टर्म बचेगा यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से आप ये चीज बहुत ही इजीली लिख पाओगे। तो आपके पास ये चीज जनरेट हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये चीज मान लो हम करते गए और ये चीज हमारे पास कहीं ना कहीं निकल करके आ गया। अभी जरा आप ध्यान से देखिएगा, अभी अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूं तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह ट्रीट करेगा। इसको मैं एज इट इज सेम रखने दिया। इस जगह पे अगर मैं y ना लिख के ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये a2c1 माइनस a1c2 हो गया। बहुत बढ़िया। और सिमिलरली इसको मैंने सेम रख दिया, a2b1 माइनस a1b2। ठीक है, तो ये चीज एग्जैक्टली क्या बन गया, जरा ध्यान से देखो। ये चीज x के नीचे जो भी चीज आया वो क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो आप, वो क्या आ गया, है ना। अगर आप x के नीचे का कॉफिशिएंट लिखने जा रहे हो तो आप x का कॉफिशिएंट को भूल जाओ, भूल के जो भी बचता है उसको पकड़ लो। क्या बचता है? b1 c1 b2 c2, वही तो बचता है ना, b1 c1 b2 c2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है क्या? अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए था ना b1 c2 चाहिए था। अच्छा, मुझे अगर b1 c2 चाहिए था तो यहाँ पे मुझे चेंज करने का जरूरत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तीनों जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तीनों जगह पे एक काम करता हूँ, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैं माइनस, इक्वलिटी है तो तीनों जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो माइनस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। नीचे को मैंने चेंज कर दिया। अभी y इस टर्म पे जहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया उसको और मैंने नीचे वाले में नहीं लगाया, उसको ऊपर वाले में ही रख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया अगेन मैंने डिनोमिनेटर में उसको लगाया और उसको चेंज कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया। तो अभी जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चीज आ रहा है, x के नीचे का जो डिनोमिनेटर आप लिख रहे हो वो x वाले कॉफिशिएंट को छोड़ के बाकी सबको देखो, वो क्या आ रहा है, बाकी सारे कॉफिशिएंट को देखो, y को नहीं, y को इग्नोर करके b1 c1 b2 c2 ऐसा कोई चीज आ रहा है ना। ठीक है, जहां पे ये जो नीचे वाला लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख सकता हूं, b1 c1 b2 c2। समझ में आ रहा है? इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट आप आगे जाके पढ़ोगे 12 में। b1 c2 माइनस b2 c1, समझ में आ रहा है? वही चीज आ गया। यहाँ पे बस क्या आ गया, यहाँ पे अगेन देखोगे यहाँ पे सेम रूल फॉलो होगा कि यहाँ पे बस माइनस y, बीच वाले पे बस माइनस आएगा, तो माइनस y के नीचे जो चीज आएगा वो y के कॉफिशिएंट को हटा के जितने भी कॉफिशिएंट बचते हैं उनमें से ये डिटर्मिनेंट वाला चीज फॉलो होगा। ये क्या आएगा, यहाँ पे मान लो a1 a2 और इधर c1 c2, तो ये कितना आएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, a1 c2 माइनस a2 c1, तो इसको एग्जैक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में हमेशा न्यूमरेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में c1 c2 को छोड़ के देख लो, a1 b2 माइनस b2 a1, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2। और यही हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मेट। इसी को यूज करके हम पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एंटायर डेरिवेशन आपको बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो एग्जैक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करने बोला जाता है तो ये तो एलिमिनेशन को यूज करके प्रूफ हुआ है, बट हम जब लिखेंगे तो हम इन दोनों के मदद से डायरेक्टली ये लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के मदद से हम डायरेक्टली ये चीज लिखेंगे और इसी के थ्रू सॉल्यूशन लिखेंगे। आप बोलोगे सर ये लिख के आपको क्या फायदा होगा? अरे फायदा होगा ना, यहाँ पे तो कांस्टेंट सॉल्व होकर के नॉन जीरो कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉन जीरो कांस्टेंट, यहाँ पे भी नॉन जीरो कांस्टेंट। फिर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, एंड देन अगेन अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे को किसका वैल्यू मिल जाना है, y का वैल्यू मिल जाना है। ठीक है, तो इसी वे में मेरे को x और y दोनों का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डिटेल डेरिवेशन आप बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। अभी हम उनके ऊपर एग्जांपल देखेंगे तो आपको चीजें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने डिराइव करने के लिए पूरा किया है, बट एज हम एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तब इस चीज़ों पे, अभी इसको आप एल्गोरिदम बना के भी लिख सकते हो, है ना, कि पहले आपको x फिर यहाँ पे माइनस वाई फिर 1 लिखना है, फिर उन तीनों के नीचे 2/2 डिटर्मिनेंट लिखना है। x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे वो चीज़ आएगा जो x का कॉफिशिएंट नहीं है, दैट इज b1 b2 c1 c2। उसका आंसर कैसे लिखेंगे, b1 c2 क्रॉस, पहले ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, याद रखना ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तीनों ही जगह पे
ठीक है। और फिर y का कॉफिशिएंट छोड़ के जो भी बचता है दैट इज a1 a2 c1 c2, और फिर कांस्टेंट टर्म में जो भी है c1 c2 का कॉफिशिएंट छोड़, मतलब c1 c2 ही तो है कांस्टेंट टर्म, उनको छोड़ के जो भी कॉफिशिएंट बचता है दैट इज a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रॉस चलता रहेगा। ठीक है, और बस एक और चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे प्लस देन माइनस देन प्लस। ठीक है, ये याद रख लेना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस चलता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो आगे बात करते दोस्त यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके अच्छे से नोट्स वोट्स बना लेना, है ना। हम लोग आगे चलते हैं एंड देन चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझते हैं, तो कहानी और क्लियर होता जाएगा। सही है, चलो सवाल लेते क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन मान लीजिए, है ना, इस इक्वेशन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। एक है 2x + y - 35 = 0, और दूसरा है मान लीजिए 3x + 4y - 65 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एकदम क्लियर कट रहना है। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे, आप ऐसे लिखोगे, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिटवीन इक्वेशन 1 and 2। यही चीज आगे जाके 12 में आपको मिलेगा, क्रेमर्स रूल बोलते, क्रेमर्स रूल के थ्रू ही ये चीज आता है ना। चलो, वी हैव x के नीचे कितना आएगा वो चीज बताओ, y के नीचे क्या आएगा वो बताओ, z के नीचे क्या आएगा वो बताओ। x के नीचे क्या आएगा, x का कॉफिशिएंट छोड़ के मैंने क्या बोला, 1 4। यहाँ पे कितना है, कॉफिशिएंट क्या है, प्लस में लेना है, याद रखना। जो ओरिजिनल सिस्टम था वहां पे +c1 था, तो यहाँ पे +c1 का वैल्यू -35 है। हमेशा विथ साइन लोगे आप चीजों को, है ना। यहाँ पे अगर इसको प्लस ऑफ -35 लिखोगे तो c1 का वैल्यू एग्जैक्टली -35 होगा, ना कि 35। तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, बीच वाले पे तो माइनस होता है ऊपर। अभी y का कॉफिशिएंट छोड़ देंगे और रिमेनिंग 2 3 -35 -35 और -65, और फिर z तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी कांस्टेंट टर्म है। अगर z होता 3 वेरिएबल होता तो भी सिमिलर ही करते, मैं कराऊंगा आपको। तो कांस्टेंट टर्म छोड़ के भी 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और 4। सही बात, क्लियर है? चलो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 × -65 -65 -4 × -35 कितना आ जाएगा, 4 × -35 हो जाना है आपका 140। सॉरी, ये माइनस में आएगा 140। ठीक है, ये -140 आएगा, तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे -y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 × 65 -130 -3 × -35 हो जाएगा -105। ठीक है, एंड अगेन 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 -3। सही बात, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये x डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 140 - 65, तो ये हो जाएगा आपका 75 कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर -y नीचे आ जाएगा -130 + 105, तो ये आ जाएगा -25, और कांस्टेंट टर्म के नीचे आ जाएगा 5, तो ये कहीं ना कहीं आ गया x/75 = y/25 = 1/5। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, x/75 = 1/5, दैट इज x हो जाएगा 75/5, दैट इज 15, एंड y/25 = 1/5 एम्प्लाइज y का वैल्यू हो जाएगा 25/5, तो ये आ जाएगा 5। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, therefore required solution of the given system of linear equation
इज x इक्वल टू 15 एंड y बराबर 5। यहाँ तक करोगे आपको फुल मार्क मिल जाएगा। और ये अब चेक करके दे सकते हो, दोनों के दोनों सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। 30 + 5 35 - 35 0 है ना, और 3 × 15 45 + 4 × 5 20 65 - 65 0, तो दोनों सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो बिल्कुल आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है वो एग्जैक्टली काम कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं, और भी प्रॉब्लम्स लेते हैं अकॉर्डिंगली एंड देन उनको सॉल्व करते हैं। क्यों, चलो तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से, मैं आगे बात कर रहा हूँ, और प्रॉब्लम्स लेते हैं एंड देन उनको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मेथड तो आप समझ गए होंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों के तीनों, ज़्यादा कोई डिफरेंस खास बच नहीं रहा होगा। क्लियर है, आगे चलिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व, भाई आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन, मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ। x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर a प्लस b, और दूसरा है x/a² प्लस y/b² इक्वल टू 2। x अपॉन a² प्लस y अपॉन b² इज इक्वल्स टू 2। ठीक बात है, चलो आगे बात करें। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2 एंड देन ax माइनस by इज इक्वल टू a² माइनस b²। नेक्स्ट वन, ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन। a माइनस x इंटू a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू a² माइनस ट्वाइस ab माइनस b², और यहाँ पे है a प्लस b इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स a² प्लस b²। सही बात है, चलो और कोई सवाल? ले लेते हैं और कुछ। नंबर 4 आप भी कुछ कुछ कर लेंगे। a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज ab² x प्लस a² by अपॉन a² प्लस b²। ऑब्वियसली एक्स वाई डिनोमिनेटर में है, सो दे मस्ट बी नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट वन इज a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a² माइनस ab प्लस b², है ना, और a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस b इंटू एक्स माइनस वाई इज योर a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, चलिए और कुछ एक आध 3 वेरिएबल भी ले लेते। चलो क्यों, कुछ एक 3 वेरिएबल भी ले लेते तो आपको अच्छे से समझा देंगे। एक होमोजीनियस सिस्टम ले लेते, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ले लेते। ठीक है, और एक तीनों में नॉन ज़ीरो डाल देते। क्यों, तीन सफिशिएंट है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक और ले लेते, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0, सेम ही रखते 2x माइनस वाई प्लस z बराबर 0 एंड 3x माइनस z प्लस 4z इक्वल टू 2 कर देते थर्ड में। और लास्ट क्वेश्चन में एक और ले लेता हूँ, दिख रहा होगा ना यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 1, है ना, ट्वाइस x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 2 एंड 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 3। ठीक है, तो इतना एप्लीकेशन सफिशिएंट है, आप इजीली चीज़ों को पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते, समझना स्टार्ट करते, यहाँ तक कर लेते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा पूरा ग्रिप में आ जाएगा। देखो मैंने तो सिर्फ सॉल्व लिखा है यहाँ पे, है ना। अभी ये आपका मर्जी है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहते हो या एलिमिनेशन करना चाहते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो। ठीक है, तो एज मैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको करा दिया, मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मदद से प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, तो मैं अभी के लिए इन सारे क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मदद से कर रहा हूं। आप घर पे ज़रूर इनको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के थ्रू भी
ट्राई कर सकते हो। मैं अभी CM से कर रहा हूँ, आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों ही ट्राई कर सकते हो घर पे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कुछ याद रखिएगा, ये कुछ स्पेशल प्रॉब्लम भी है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा जल्दी से थोड़ा बहुत हो जाता है। उसी जगह पे अगर आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना चाहोगे तो थोड़ा सा लेंदी भी जा सकता है, ठीक है। तो यही दो चीज़ को बताते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रॉब्लम। आप बिल्कुल इसको एज मैं यहाँ पे वेरिएबल मेंशन नहीं किया है ना, अगर बोल दिया जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तब तो कोई पर्टिकुलर मेथड अगर मेंशन कर देता है तब तो उसी के थ्रू ही करना पड़ेगा। और अगर कुछ मेंशन नहीं करता है तो आप चाहो, आप जिससे थ्रू करना चाहते हो करो, बट इस तरीके का आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे देखोगे 2, 3, 4 जहां पे आपको दिखेगा नहीं, कांस्टेंट के नाम पे a और b दिखेगा और वेरिएबल x और y है। बोल के नहीं दिया बट देख के आपको पहचानना ही है। x और y के टर्म में वेरिएबल हम बचपन से पढ़ के आए हैं, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो अल्फाबेट्स के फॉर्म में लिख के देता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो उस जगह पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अगर सिमेट्री वगैरह दिखता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट आप अगर इसको एल्जेब्रिक मेथड दूसरे कोई मेथड से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्लियर है? चलो, तो एक आध प्रॉब्लम को बाकी मेथड से भी करके रखिएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, a प्लस बी। और दूसरा क्या बताया जा रहा है, x अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। सही बात है, क्लियर। चलो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अभी अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो सबसे पहले तो ले सकते हो, नहीं लेके भी आप करना चाहते हो तो भी आपका मर्जी कर सकते हो, आपको इशू नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एलसीएम लेके ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम अगर मैं ले करके, बहुत बच्चे हैं कि एलसीएम बिना लेके भी करना चाहते होंगे, वो भी कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। बट मेरा दिमाग इतना तेज़ नहीं है, मेरे दौड़ता नहीं है, तो मैं एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके करना पसंद करूँगा। बट जिनका दिमाग बहुत तेज़ है वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये इधर से मल्टीप्लाई होगा फिर इस तरफ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पसंद करूँगा बोलना। और अगला जो इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बिटवीन 1 and 2 we have क्या आएगा हमारे पास, x डिवाइडेड बाई, फिर y डिवाइडेड बाई, फिर z तो नहीं है तो ऑब्वियसली तीसरे वाले को कांस्टेंट टर्म से लिखेंगे, x अपॉन कितना आएगा देखो, b और b स्क्वायर को तो भूल जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे a स्क्वायर, और इधर ऑब्वियसली माइनस में आएगा ये चीज़, माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी, और अगला वाला हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आएगा, आप सभी जानते हो ऑलरेडी, है ना। फिर नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, बी और बी स्क्वायर और माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और 1 के नीचे कितना आना है, 1 के नीचे आना है b आएगा, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा। सही बात है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x के नीचे जो भी आना है वो कितना आएगा, माइनस 2a क्यूब बी स्क्वायर, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस a क्यूब b इंटू a, तो ये आ जाएगा a टू द पावर 4b, है ना। और दूसरा वाला हो जाएगा a क्यूब b इंटू बी, दैट इज प्लस a क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस वाई के नीचे कितना आ जाएगा,
b इंटू माइनस टू ए बी माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उधर आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, देखिए तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे ना, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब और प्लस ए बी टू द पावर 4, है ना, और दूसरा वाला पहला वाला आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, सही बात है, और माइनस टू ए स्क्वायर बी क्यूब, अच्छा यहाँ पे बी क्यूब आएगा, और आखिरी वाला आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, सही है। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो ये x आएगा, ये और ये मिलके तो माइनस दे देगा, तो ए टू दी पावर 4b और ए क्यूब बी स्क्वायर से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आप ए क्यूब बी पूरा पूरा कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे b बचेगा माइनस में, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन, ठीक है ना, y अपॉन नीचे ये माइनस जो है वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए बी क्यूब अगर कॉमन ले लेते तो अगेन a माइनस बी ही आएगा, सही है, और आखिरी वाले से अगर आप ए बी कॉमन ले लेते हो तो a माइनस बी ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल के देना चाहिए यार a नॉट इक्वल्स टू बी, है ना, बोल के क्यों देगा, क्योंकि a इक्वल्स टू बी अगर हो भी जाता है तो भी तो कोई क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होना है ना, a इक्वल्स टू बी अगर हो भी जाता है x प्लस वाई ट्वाइस ए स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस, हाँ, ये a इक्वल टू बी हो जाने से इन्फिनिट सॉल्यूशन आ जाएगा, आप देख ही रहे हो दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएगा, तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हमें चाहिए तो a मस्ट बी नॉट इक्वल टू b, है ना क्योंकि अगर a और b इक्वल हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, a और b जो है वो तो जीरो तो नहीं हो सकता है, वो तो पता ही है पहले से, क्योंकि अदरवाइज ये लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा, और एज a और b डिनोमिनेटर में तो ये तो हो ही नहीं सकता है, और साथों साथ a और b नॉट इक्वल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर a और b नॉट इक्वल नहीं होता है, दैट इज दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, और अगर ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाता है तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाई फॉर यूनिक सॉल्यूशन ये क्लियर है ना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है ना, ये लाखों में एक आध जने को पता है या फिर कोई भी एक आध बच्चा लिख पाएगा एग्जाम में, बट ये सब बताना जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब जानते हो मेरे को बहुत दिनों से, फॉर यूनिक सॉल्यूशन ए बी मस्ट बी नॉन जीरो एंड ऑल्सो ए नॉट इक्वल टू बी, ये क्लियर है। अभी ये अगर समझ में आता है मतलब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल में हो, है ना, आप रीजनल टॉपर से आगे के लेवल में हो। अगर ये पता है बाकायदा आप हर जगह पे यूज करते हो, बता तो देंगे सबको, बट वो जब जरूरत होगा तब कितने बच्चे पकड़ के रखेंगे वो तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, ठीक है। देयरफॉर x अपॉन ए क्यूब बी इंटू ए माइनस बी, बाकी लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता है ना, वो तो डायरेक्टली काट देंगे यहाँ से, ठीक है, तो उनको तो काटने में मस्त है, वो तो वो काट सकते हैं, ठीक है, बट हमको काटने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अपन प्रॉपर गणित पढ़ते हैं ना, इसीलिए। चलो, तो ये आ जाएगा ए क्यूब बी इंटू ए माइनस बी, है ना, डिवाइडेड बाई ए बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अपन कैंसिल तभी कर सकते हैं जब ए इज नॉट इक्वल टू बी है, सो बी बी गेट्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, और y अपॉन ए बी क्यूब इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए बी इंटू ए माइनस बी। सो अगेन यहाँ से आप अगर कर लोगे, थोड़ा बहुत एक स्टेप लिख लोगे, तो आंसर आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y बराबर बी स्क्वायर। क्लियर है, यही हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से आप पूरा मामला समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, अभी सिमिलरली अगला क्वेश्चन तो आपका होमवर्क बनता ही है ना, डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत इजी है, देखो यहाँ पे x और x का मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट में घुसा के दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई लिख देना, ठीक है, हो जाएगा, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। और ये कांस्टेंट को इस तरफ लेके आना, इस कांस्टेंट को इस तरफ लेके जाना और लगा देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजीली, ठीक है। चलो, ये भी होमवर्क देता हूँ, अप्रोच तो बता के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही गेम खेल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप पहले सब्सटीट्यूट कर सकते हो, है ना। फर्स्ट आप सब्सटीट्यूट करोगे 1/x को u एंड 1/y को v, है ना, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, ठीक है। बट अगर u और x और y उसके चलते आंसर 0 0 ले लेता है, तो उस 0 को किसी भी जगह पे आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। देखो पहले मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। ऑब्वियसली जीरो नहीं लेगा क्योंकि अगला इक्वेशन में प्रॉब्लम ऐसे ही करेगा, है ना, क्योंकि एक्स और वाई जीरो, मतलब यू और वी अगर जीरो जीरो दे ही देता है, क्योंकि अगर यू जीरो हो जाएगा तो आप एक्स को इनफाइनाइट बोलना पड़ेगा, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। दैट्स वाई आप जीरो जीरो ऐसे ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे भी जीरो होता तो एक बात था। चलो क्लियर है। तो ये तीनों क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो, उसमें खास कोई दिक्कत वाली बात मेरे लिए, मेरे ख्याल से होगा नहीं। ठीक है, तो मैं आपको अगला वाला क्वेश्चन करके देता हूँ, है ना। दो क्वेश्चन इन पांचों में से सफिशिएंट है, मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है। ठीक है, उससे ज़्यादा बताने का ज़रूरत भी नहीं होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते और देखते चीज़ों को अच्छे से। चलो नेक्स्ट, ये वाला ध्यान से देखिएगा। a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगला इक्वेशन आपको दिख रहा होगा a इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको एल्जेब्रिक एलिमिनेशन दोनों से ही कर सकते हो, आप जानते हो, बट एज यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई इन्वॉल्व है, तो मैं एक बार उनको दूसरे वेरिएबल से किसी से सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ये आसान दिखेगा आपको। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड x माइनस वाई इक्वल टू v। ठीक है, देयरफॉर तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए यू प्लस बी वी माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अपन 3 बोल देते हैं, इसको 1 और इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, एंड दूसरा हो जाएगा ए यू माइनस बी वी माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, applying cross multiplication method between 3 and 4. Applying cross multiplication method between 3 and 4, we have u divided by this, v divided by this, है ना, और अगला वाला आएगा कांस्टेंट टर्म। तो ऑब्वियसली v से पहले माइनस आएगा, सेकंड वेरिएबल है। ठीक है, तो u के नीचे जो भी चीज़ आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे b, यहाँ पे माइनस b, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगला वाला जो चीज़ आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे v के नीचे b और माइनस b यहाँ पे आएगा, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और 1 के नीचे कितना आएगा, a आएगा और यहाँ पे b आएगा माइनस b आएगा, तो ये u आएगा, ये माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस और माइनस मिलके अगेन माइनस आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। चलिए, सो ऊपर माइनस बी, नीचे आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस मिलके माइनस ए स्क्वायर बी आना चाहिए। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस और माइनस, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, चार माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जब मैं माइनस करूँगा तो इन तीनों का प्रोडक्ट से तो माइनस ही आएगा, तो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, सही बात है, और माइनस बी क्यूब, और नीचे आ जाएगा माइनस ए बी प्लस, ठीक है। यही चीज़ कहीं ना कहीं हमारे पास घूम करके आएगा। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा कहीं ना कहीं वो कितना आएगा देख सकते हो आप, u अपॉन जो भी चीज़ है, अभी यार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, u भी आपको मिल जाएगा ना यहाँ से, ठीक है, u भी यहाँ से इजीली मिल जाएगा। अच्छा चलो कर लेते हैं, यहाँ तक आगे तो कर ही लेते थोड़ा बहुत, हाँ मेरे को पसंद नहीं है सब कैलकुलेशन करना। अच्छा ए बी स्क्वायर कुछ तो कैंसिल हुआ, चलो, और यहाँ से कुछ ना कुछ जा रहा है क्या, हाँ ए बी स्क्वायर ही कैंसिल होगा, चलो तो उधर से कितना आ रहा है माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस 2b क्यूब, है ना, तो माइनस 2b अगर कॉमन ले लेता हूँ तो a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस 2a स्क्वायर बी, तो ये 2a स्क्वायर बी और 2b क्यूब, है ना, तो 2b अगर आया कॉमन तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ट्वाइस ab। देयरफॉर अगर मैं यहाँ से a और b को कंसीडरिंग a और b नॉन जीरो, a और b को तो नॉन जीरो मानना ही पड़ेगा, ये तो आप समझ ही रहे हो, है ना, u का वैल्यू जो आएगा वो माइनस टू बी कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a, और v का वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस a, सही बात है, ठीक है। देयरफॉर x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a, एंड x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस, अभी अब इन दोनों का एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन, दोनों इक्वेशन को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन कुछ भी यूज़ करो, यूज़ करके यहाँ से x और y निकालो, क्योंकि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन u और v थोड़ी ना होगा, u और v को तो आपने सब्सटीट्यूट किए प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए, आपको तो x और y निकालना है, क्लियर। तो इस अंदाज से आप आराम से इसको फाइनली सॉल्व करके निकाल सकते हो, क्लियर, समझ में आया। चलो तो यहाँ तक आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड देन आगे की चीज़ों को ध्यान देते हैं, दैट इज़ हमारा 3 वेरिएबल सिस्टम एक्स वाई के साथ। अभी तक जितने भी, है ना, अभी तक इस चैप्टर में हम जो भी सिस्टम पढ़ रहे थे वो सारे के सारे क्या था, 2 वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ 3 वेरिएबल सिस्टम आपको पढ़ाया था, जिसको आप 2 वेरिएबल के मदद से ही एलिमिनेशन से कर सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, है ना, कि आप डायरेक्टली उसको कैसे कर सकते हो, सही बात है, क्लियर है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 को सबसे पहले देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मेरे को दिमाग में आ रहा है ना, मैं एक और प्रॉब्लम ऐड कर देता हूँ, नंबर 9। जैसे मान लीजिए अगर y प्लस जेड इक्वल टू 2x माइनस जेड इक्वल टू 3, ऐसे अगर होता है x प्लस जेड प्लस, है ना, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो इतना सफिशिएंट वैरायटी है, और ऑफिशियली आप इस टॉपिक को जाके 12th में डिटर्मिनेंट में ऐसे ही स्टडी करोगे। तो चलिए देखते हैं। 3 वेरिएबल इक्वेशन को अपने को अगर सॉल्व करना है तो आप, एक तरीका आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। मैं अभी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट दूसरा आपके पास ऑलरेडी एक तरीका है, आप जानते हो, जहाँ पे आप प्लस माइनस करके कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अब 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप चीज़ों को इजीली कर सकते हो, ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो अभी मैं आपको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं 2 इक्वेशन पकड़ूंगा, यहाँ पे क्या इक्वेशन पकड़ूंगा, 2 इक्वेशन में कंसीडर करूंगा जहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर पाऊं। बट आपको ये एक चीज ध्यान रखना है कि आप किसी भी 2 इक्वेशन में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना चाहते हो, 3 वेरिएबल अगर है, 3 वेरिएबल, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल अगर है, तो ऐसा इक्वेशन आप मत उठाना, है ना, जहां पे RHS में कोई कांस्टेंट टर्म या LHS में कोई कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है। क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म आ जाता है ना पिक्चर में, तो आपके पास टोटल 4 रो कॉलम बन जाएगा, और 4 कॉलम को सॉल्व करने के लिए आपको 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। समझो मेरी बात, क्योंकि 3/3 डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता नहीं है, आपको 2/2 डिटर्मिनेंट ही मैंने सॉल्व करना सिखाया। दैट्स वाई आपको मैंने बोल रहा हूं कि आप ऐसे चीजों को मत क्या कीजिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 होता तो उस इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज नहीं करता। अगर सारी जगह पे नॉन जीरो है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया भी आगे जा करके, तो मैं पहले ऐसा इक्वेशन नया जनरेट करूंगा जहां पे
कोई कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2 वेरिएबल में हम कांस्टेंट टर्म को टॉलरेट कर लेते, क्योंकि 2 वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट टर्म तो हो जाता है। यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे इधर भी अगर रहा +2 या फिर अगर यहाँ पे भी -2 अगर रहा, तो कांस्टेंट टर्म को अगर 3 वेरिएबल के साथ एक और कांस्टेंट टर्म अगर टॉलरेट करेंगे तो सोचो ना कि ये 4 चीज बन जाएगा टोटल। अगर 4 चीज बन जाता है तो ये जो डिटर्मिनेंट x के नीचे जब डिटर्मिनेंट आएगा तो वो 3/3 डिटर्मिनेंट आएगा, जिसको सॉल्व करना अभी तक आप सीखे नहीं हो। ठीक है, सीखने के बाद तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जब तक आप सीखे नहीं हो तब तक जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा। आप 0 बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना। आप x y z अगर तीनों वेरिएबल पार्टिसिपेट कर गया तो 4th जो कांस्टेंट टर्म का प्लेस है उसको आप पूरा गायब कर देना, उसको 0 कर देना। उसको बिना 0 किए आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ? तो अभी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 0 0 बनाया हुआ है, पहला दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट टर्म हमें दिख नहीं रहा है, दैट्स वाई अपन डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 1 and 2 वी हैव, देखो जरा, x के नीचे -y के नीचे और z के नीचे। तो x के नीचे कितना आ जाएगा 1 -1 1 1, -y के नीचे आ जाएगा 1 2 1 1 और z के नीचे आ जाएगा 1 2 1 -1। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू y के नीचे 1 -2 -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे z के नीचे आ जाएगा -1 -2 दैट इज -3। सही है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ से हम इन तीनों इक्वेशन को इक्वल टू कोई k मान लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमारे पास k आ जाता है तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 2k आ जाएगा, y का वैल्यू k आ जाएगा और z का वैल्यू सिमिलरली निकल करके -3k के इक्वल आ जाएगा। सही बात है, क्लियर है। चलो, तो अगर इस तरीके की चीज़ों मिल जाता है आपको, है ना, तो अपन क्या बोलेंगे आगे जा करके, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अपन क्या कमेंट कर सकते हैं फर्दर। अभी ये चीज़ तो आपको मिल गया। अभी जिन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए हो, ये डाटा अभी आपका ज़रूरत क्या है कि के आपको मिल जाना है। के अगर मिल जाता है तो एक्स वाई जेड तीनों ही आ जाएगा। समझ हो मेरी बात, क्लियर है। तो अगर मैं इन डाटा को ले जा करके उसी 2 इक्वेशन में पुट करूंगा जिसके मदद से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके ये निकाला, तब तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तब तो के का वैल्यू हर वक्त 0 ही आ जाएगा ना। क्लियर है। तो इस डाटा को हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालते वक्त, अप्लाई करते वक्त यूज नहीं किया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number 3 we have, क्या आ जाएगा हमारे पास 6k minus k minus 12k is equal to 0। तो ये कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 5k minus 12। तो यहाँ से k का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। अगर k का वैल्यू यहाँ से एग्जैक्टली 0 आ रहा है तो यही k का वैल्यू वापस आप यहाँ पे पुट कर दो तो x y z तीनों का आंसर ही 0 आ जाता। बट अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x y z इन टर्म्स ऑफ k आप निकालने के बाद अगर आप तीसरा इक्वेशन में पुट करते तो इक्वल्स टू RHS में 2 है, इक्वल्स टू RHS में क्या है 2 है। तो उस वक्त आपका k का वैल्यू 0 नहीं आता और x y z भी अकॉर्डिंगली 0 नहीं होता। समझ में आ रहा है। बट अगर आप बुद्धू के तरह जिन दोनों इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके आप कंडीशंस निकाले एक्स वाई जेड और के बीच का रिलेशन, उसी इक्वेशन में किसी ना किसी पे जाके आप पुट करने वाले हो, तब तो RHS 0 ही मिलेगा और के का वैल्यू वहां से 0 ही आएगा। और के का वैल्यू अगर 0 आएगा तो फायदा क्या होगा आपका, ठीक है। के अगर 0 आ गया तो एक्स वाई जेड भी 0 आ जाएगा। तो ये गलत है। जिन दोनों इक्वेशन पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे उस पे जाकर के आप एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट मत कर दीजिएगा, आप उसके उस इक्वेशन पे पुट कीजिए जिसको आप अभी तक यूज नहीं किए हो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते वक्त यूज नहीं किए हो, है ना। ऐसा इक्वेशन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये कंडीशन आप जिन दोनों इक्वेशन को यूज करके निकाले हो उसमें अगर उसके अलावा किसी में भी पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। तो ये क्या मसला है सर कि यहाँ पे अगर तीनों के तीनों मतलब तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे एटलीस्ट एक जगह पे कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है, तो अगर तीनों जगह पे कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है
तो कभी भी उसका सॉल्यूशन निकालने का जरूरत ही नहीं है, उधर आंसर हमेशा 0 0 0 ही आएगा। मतलब अगर आपका सिस्टम कुछ इस तरीके का है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू, चलो इसको d1 बोल देते, इसको d2 बोल देते और इसको d3 बोल देते हैं, समझ में आ रहा है, इसको d3 बोल देते हैं, ठीक है। अगर d1 d2 d3 तीनों का वैल्यू अगर 0 है तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्त? इसी को अपन बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। और इस सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा कंफर्म है, बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो कि होमोजीनियस सिस्टम में तीनों का ही आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और इफ at least one of d1 d2 d3 is non-zero, then the system is known as non-homogeneous system। और इसमें आंसर कभी भी आपको तीनों 0 नहीं मिलेगा, एक या 2 0 मिल सकता है, बट तीनों 0 कभी भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये तो 3 वेरिएबल में हो गया है ना। सिमिलरली 2 वेरिएबल में अगर बात करो तो 2 वेरिएबल में होमोजीनियस सिस्टम ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जहां पे कांस्टेंट टर्म अवेलेबल होगा ही नहीं, उसका आंसर भी 0 आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। 0,0 के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा होमोजीनियस सिस्टम का। और अगर एक भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अवेलेबल हो जाता है या फिर दोनों हो जाता है तो आंसर नॉन जीरो आएगा। समझो मेरी बातों को, क्लियर है क्या? इजीली समझ आता है ना, नॉन जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर तीनों के, अगर d3 मान लो नॉन जीरो हो जाता है, तीनों को अगर आपने 0 रख दिया तो 0 इक्वल टू d3, ये एब्सर्ड रिजल्ट आ जाएगा ना। तो ऑब्वियसली नॉन जीरो सॉल्यूशन तो आना तय है, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? तो यही मेन मुद्दा है दोस्त, यही मेन मुद्दा है ना। ये चीज मैंने इसीलिए लिया ताकि मैं आपको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे पाऊँ, ठीक है। और इसको और डिटेल में जाकर के आप क्लास 12 में स्टडी करने वाले हो। अभी बस आपके लिए नाम पता होना और चीजें होता क्या है वो पता होना ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे d1 नॉन d2 d3 नॉन जीरो हो जाता है तो भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकता हूँ, बट तब की बार ये जो माइनस d1 इक्वल टू 0 करके जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने जाओगे इधर और इधर 1, ठीक है, तो इधर आपके पास 2/2 ना आकर के 1 2 3 तो 3/3 डिटर्मिनेंट आ जाएगा इस तरीके से, b1 c1 d1 है ना, b2 c2 माइनस d2 b3 c3 माइनस d3। और इसका आंसर आपको निकालना, आप पता नहीं है आपको कैसे निकालते, ठीक है ना। तो इसी को हम क्रेमर्स रूल बोलते हैं, जो ऑलरेडी जाकर के आप उधर 12th में सीखोगे आफ्टर स्टडिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर एक्यूरेट कंसेप्ट। तो मैंने जो जो पॉइंट आपको डिटेल में बोल रखा है, एक एक चीज अपना नोट्स में बढ़िया तरीके से ऐड करके रखो, तो एकदम गजब लेवल में आपको कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? काफी एडवांस चीजों में मैंने आपको चीजें बता रखा है यहाँ पे, क्लियर है? तो अच्छे से आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है ना, आगे बढ़ते आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता रखा है ना, ये आप खुद ब खुद होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस इक्वेशन में भी मैं होमवर्क ही दूंगा इसको, ठीक है ना। बट मैं आपको क्या बताना चाहता था यहाँ पे, अगर आपके पास इस तरीके का इक्वेशन आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो कांस्टेंट हम कहाँ से लेकर के आएंगे सर, कहाँ से लेकर के आएंगे, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा क्या? प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 2z कर दे। तो कुछ बच्चे तो होशियार होते, क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद नया इक्वेशन जनरेट कर लेते, बोले सर ये देखो मेरा इक्वेशन आ गया। मैं बोलूँगा इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो उसके बाद वो एलिमिनेशन वगैरह कुछ करके यहाँ पे 0 भी बना देगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, x नहीं है ना तो क्या हुआ, x का कोफिशिएंट 0 मान लेंगे, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 2 वगैरह होता है, और अदरवाइज तो आप इसको जैसे लास्ट क्लास में ऐसे इक्वेशन किए थे उसके मदद से आप इजीली कर सकते हो। मैं बस ये सिखाने के लिए आपको ये प्रॉब्लम लिया ताकि अगर यहाँ पे x एब्सेंट है और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब वही करो, उसको आप सब्सटीट्यूशन या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके करो, आप यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 लेके भी काम कर सकते हो, क्लियर है। बेशक उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा अगर कोई मैंने प्रॉब्लम दे दी आपको, है ना, y - 3 = 0 और दूसरा 2x + 3y
-5 इक्वल टू 0, और मैंने मेंशन कर दिया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है, तो आप बड़ा स्ट्रगल नहीं कर जाओगे उस वक्त। तो आपको उस वक्त क्या करना है कि एज यहाँ पे x नहीं है तो उसको मैं 0 इंटू एक्स कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। तो x का ऑब्वियसली 0 इंटू एक्स तो 0 ही होता है, तो x का कोफिशिएंट मैं यहाँ पे 0 मान लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, कोई मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टार कंसेप्ट है, इसको भी जरूर अपना नोट्स में अच्छे से ऐड करके रखिएगा, ठीक है। एक एक क्लू पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूं, फिर एग्जाम में आएगा, फिर आप नहीं बना पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो नंबर 9 इस क्वेश्चन को दे करके जरूर, 10 इस क्वेश्चन को भी दे करके रखिएगा, ताकि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल ही देता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है और इंटेंशनली ये चीज पता है कि नहीं आपको, वो टेस्ट करना चाहता है, तो जरूर ऐसे प्रॉब्लम आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा होशियारी के साथ यहाँ पे चीजों को काम में लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपको दे सकता है, सॉल्व दिस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरीके से अरेंज कर देना है ना। यहाँ पे -1 है कांस्टेंट, यहाँ पे 3 इंटू वाई, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे भी -5, ठीक है। तो ये हो गया A1 A2 B1 B2 C1 C2, फिर डायरेक्टली जो आपका फॉर्मेट है आप लगा दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बट अगर बच्चों को पता नहीं होता है तो क्लियरली ये डायरेक्टली दिखता नहीं है उनको, हाँ, इसीलिए मैंने आपको सिखा करके दे दिया, ठीक है, कि कभी भी ऐसी चीजें आपको पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप घबराएं मत, ठीक है। तो ये नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10 ये सब आप खुद से कीजिएगा, बिल्कुल उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आराम से आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको नंबर 8 जो है वो करके दे देता हूँ, तो हो जाएगा आराम से। क्लियर है, चलो। तो अगर मैं, हाँ चलो देखो लास्ट प्रॉब्लम देखो, नंबर 8, ओके। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1, सही है। अगला इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड इक्वल्स टू कितना, 2। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 4z प्लस 4z इक्वल टू 3, सही है। चलो, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने जाऊं सबसे पहले तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इक्वेशन मेरे को दिख ही नहीं रहा यहाँ पे जिसका वो नहीं है, जहां पर मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आपको अवेलेबल दिख रहा है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहते ही हो तो कांस्टेंट टर्म तो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो 0 तो बनाना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लगाने के लिए कांस्टेंट टर्म हटाना, मतलब नया इक्वेशन मेरे को बनाना पड़ेगा जहां पे मैं कांस्टेंट टर्म को इग्नोर कर पाऊँ। तो मैं कैसे बनाऊंगा वो इक्वेशन, मैं सोचूंगा कि कैसे दो इक्वेशन को ऑपरेट करके यहाँ पे 0 लाया जाए। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 है, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब इक्वेशन 2 से 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 2 कितना है, LHS में इक्वेशन 2 कितना है, ये है ना, और LHS वाला एक्सप्रेशन इसका 2 टाइम्स ऑफ सब्ट्रैक्ट कर दिया एक साथ, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इधर 2 माइनस 2 इंटू 1, समझो मेरी बात। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x कैंसिल, माइनस 2y और माइनस y हो जाएगा माइनस 3y, z और माइनस 2z हो जाएगा माइनस z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, बन गया ना 0, ठीक है। तो माइनस 3y माइनस z अगर 0 है तो 3y प्लस z का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको 4 बोल देता हूँ। तो ये तो बन गया मेरा एक इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो एक और इक्वेशन अगर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 है, अगेन यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इजीली, तो भी मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगा आराम से, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे दोनों जगह पे चलो 0 हो जाएगा, तो क्यों ना मैं एक जगह पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 कर देते, चलो 4 कर देते यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 था क्या, अच्छा 4 कर देते इसको, सही है। तो मैं क्या करूँगा, या फिर आप 4 अगर यहाँ पे 4 कर देते हो तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 बना दो और 4 माइनस 4 कर दो, या फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, तो जो भी चाहते हो आप कर सकते हो। मैं ऊपर वाला ही कर रहा हूँ, है ना, वो आपका मर्जी है टोटल। तो 3x माइनस वाई प्लस 4z
माइनस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 1। सही बात है। तो 3x माइनस 4x यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस x, माइनस वाई माइनस 4y यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 5y, और 4z माइनस 4z तो गया काम से, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो वैसे के लिए यहाँ से क्या निकल गया x प्लस 5y इक्वल टू 0 निकल गया। ठीक है, तो अभी मेरे पास ऐसा दो इक्वेशन बन चुका है जहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकता हूँ। किन पे, इन दोनों पे, यहाँ पे नहीं लगा सकता, तो इन दोनों पे लगा सकता हूं। और वापस जो एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ के, उनको आप इन दोनों पे पुट मत कर दीजिएगा, क्योंकि इनके मदद से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हो अभी। ठीक है, तो उनको अगर पुट करना है तो उन तीनों में से किसी भी एक पे पुट कीजिएगा। तो ये कंसेप्ट पूरा पूरा आपका क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमें क्या बोलूंगा यहाँ पे, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 4 and 5 वी हैव y अपॉन दिस, z अपॉन दिस और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अच्छा पहले तो उनको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, आप समझ ही रहे हो, क्योंकि x का टर्म नहीं है तो अब घबरा जाओगे। तो x का टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लगा दिया मैंने, और नीचे z का टर्म नहीं है तो मैंने 0 इंटू जेड लगा दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, x y z, और यहाँ पे इक्वल टू k से लिख दिया आपने, और यहाँ पे माइनस आता है ऑब्वियसली। तो इसके नीचे क्या आएगा, x छोड़ के 3 5 1 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 1 1 0, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 1 3 5। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 0 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस वाई अपॉन माइनस 1 दैट इज 1 y बाई 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। तो x का जो वैल्यू आना है वो आएगा माइनस 5k, y का वैल्यू आएगा k, और z का वैल्यू आएगा माइनस 3k। तो अभी अगर मैं ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगा तब तो k का वैल्यू 0 है, k का वैल्यू 0 मतलब एक्स वाई जेड भी 0, तब तो ये एक्स वाई जेड 0 तो इन तीनों में से किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। और क्यों ऐसे गलती होगा, क्योंकि आपने उसी पे पुट कर दिए जिसके मदद से आपने ये निकाले, वो नहीं कर सकते अपन। तो किसमें, फ्रॉम 1, किसी भी एक जगह पे करो, 1 ही सबसे सिंपलेस्ट मेरे को दिख रहा है, तो मैं यहाँ से 1 पे ये सारे वैल्यूज पुट कर दिया, तो ये आ गया माइनस 8 के, तो ये k का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/7। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस 1/7 दैट इज 5/7। y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा डायरेक्टली माइनस 1/7, और z कितना आ जाएगा 3/7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको कंफ्यूजन है आप चेक कर सकते हो, 5/7 माइनस 1/7 4/7 और 3/7 1 होता है, पहला इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया। दूसरे में 2 इंटू 5/7 कितना आ जाएगा 10/7, 10/7 और 1/7 हो गया 11/7, 11 प्लस 3/7 कितना 14/7, 2 आ जाएगा, करेक्ट है। फिर थर्ड वाले पे पुट करो तो 15/7 माइनस माइनस 1 16, और यहाँ पे 12, तो 16 और 12 कितना 28/7 4 आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली एकदम से पूरा पूरा करेक्ट है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। फिर यहाँ पे ना दोस्त देखो आगे जाकर के 3 वेरिएबल, जैसे 2 वेरिएबल सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन के बाद इन्फिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस आता है। सिमिलरली 3 वेरिएबल सिस्टम में भी यूनिक सॉल्यूशन के बाद इन्फिनिट या फिर नो सॉल्यूशन का केस आता है। तो उतना डिटेल में मैं और नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं जिस डेप्थ में चला गया वो ऑलरेडी आपका काफ़ी मतलब आपके लेवल में जितने भी चीज़ आने वाले आपकी ज़िंदगी में वो सारे कवर करके ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी और जो भी रिमेनिंग इसका फाइनल कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो है ना, इस लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन सिस्टम का अगर पूरा कंक्लूजन स्टेटमेंट बात करूं तो मेरे को पूरा क्रेमर्स रूल पे चले जाना पड़ेगा, जो लगभग और 2 घंटा मेरे को लग जाएगा समझाने में। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी, ये अपन जब 12 में मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो जरूर बात करेंगे उधर। क्लियर है, चलिए। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा ओवरऑल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल से इसे 1 घंटे में मैंने आपको जबरदस्त तरीके से पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर करवा दिया। अभी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को समझे हो, सुने हो और एक एक चीज़ को अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे तो। इसीलिए जो भी होमवर्क दिया गया है रिमेनिंग वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है, चलिए अभी हमारा अगला पोर्शन जो है उसको अपन स्टार्ट करते, देखते ध्यान से, एंड देन और अच्छे से इसको समझने का कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो कब सॉल्वेबल है और उसका सॉल्वेबिलिटी का जो कंडीशंस है वो क्या क्या है, अलॉन्ग विद द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस जो ऑलरेडी हम पहले बातचीत कर चुके हैं। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन, दैट इज कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो हम सिर्फ इस टॉपिक के अंडर पे सिर्फ हम कंसिस्टेंसी किसका बात करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। माइंड 2 वेरिएबल के बारे में बात करेंगे हम, 3 वेरिएबल के बारे में यहाँ पे बातचीत नहीं करने वाले, क्योंकि वो पूरा क्रेमर्स रूल का टॉपिक है जो अगले 2 साल बाद आपको मिलने वाला है। क्लियर है? चलो, तो आज यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इनको मैं ग्राफिकली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, बस इनका फॉर्मूला समझाना या फिर कंडीशंस को एक्सप्लेन करना बाकी है, जो हम अभी बहुत अच्छे से कर देंगे। ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा बातों को। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक लीनियर सिस्टम है इन 2 वेरिएबल। इसका अगर आपको सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, अगर इस सिस्टम को मुझे कंसिस्टेंट सिस्टम बोलना है, कंसिस्टेंट मतलब क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, चाहे एक करे या इनफाइनाइट करे, एग्जिस्ट करने को ही हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अभी कंसिस्टेंट सिस्टम विथ यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और विथ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कब होगा, मतलब कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, साथों साथ यूनिक सॉल्यूशन का केस कब होगा, जब a1/a2 और b1/b2 में नॉट इक्वल होगा। दैट इज a1 और a2 का जो रेशियो है और b1 और b2 का जो रेशियो है वो दोनों अगर अनइक्वल हुआ, तब ये चीज हम डायरेक्टली कमेंट कर पाएंगे। वो कैसे है वो अपन देखेंगे। अभी अगर मैं बात करूं कि कंसिस्टेंट एंड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो वो अपन तभी बता पाएंगे जब a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का रेशियो सेम हो जाए, है ना, तीनों का रेशियो सेम हो जाए। मतलब a1 को मैं a2 के, मतलब जब प्रूफ करेंगे बताएंगे। और इस केस में लाइंस क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, इस केस में हो जाएगा कोइंसिडेंट, और इस केस में थर्ड केस क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन, और उस केस में आंसर आ जाएगा डिसजॉइंट पैरेलल लाइंस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका कंडीशन हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, इसका प्रूफ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो समझिएगा इस सिस्टम का अगर मैं सॉल्यूशन निकालने जाऊं, अगर मैं इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने जाऊं, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा पहले मेरे को एक बार बताइए। ऑलरेडी मैं आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाते वक्त सब्स्टिट्यूशन के मदद से मैंने निकाल के दे दिया था, x क्या आया था और y क्या आया था। रुकिए 1 मिनट में देख के बताता हूँ। x और y क्या आया था हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। हाँ, x का आंसर आया था b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और y का आंसर आया था c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या चाहिए सर, यूनिक सॉल्यूशन, अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या चाहिए ना सर, मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे मामले में यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली बोल पाऊंगा ना कि सर यही सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन है। ये जो इकलौता सॉल्यूशन आपके पास निकाल के आया वही तो यूनिक हो जाएगा। बट वो यूनिक कब होगा, जब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब उनका डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों जीरो हो जाता है तो कहानी कुछ और हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो वही चीज आपको यहाँ पे समझना है। क्लियर दोस्त? तो मैं केस 1 में सॉल्यूशन करेक्ट है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, c2 माइनस b2c2। चलो, तो अगर मैं बोलूँ इफ a1b2 दैट इज द डिनोमिनेटर माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर नॉन जीरो, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो भी कैसा होगा, यूनिक होगा। तो यहां से जो कंडीशन आपके पास निकल करके आएगा वो क्या आएगा, इसको उधर लेके जाओ, डिवाइड मारो, तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, देन आप क्या कमेंट कर पाओगे, देन द गिवन सिस्टम
of equation in two variables, then the given system of equation in two variables has unique solution, और सिस्टम जो होगा वो कैसा सिस्टम होगा? ऑब्वियसली वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, समझ में आया? और लाइंस जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे लाइंस होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस में मैं क्या बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा केस में मैं बोलने वाला हूं यहां पे कि मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। सही बात है? क्लियर है? चलो, मान लीजिए मैं यहां पे बोलने वाला हूं कि इफ a1 माइनस b2 और माइनस a2 माइनस b1 अगर ये जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो जाता है तो क्या होगा? अगर ये जीरो हो जाता है तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये जीरो हो जाता है तो भाई a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल हो जाएगा। सही बात है? और उसको मैं यहाँ से क्या मान सकता हूँ? k मान सकता हूँ। तो अगर उसको k मान लेता हूँ तो a1 का वैल्यू आ जाएगा कहीं ना कहीं k a2 और b1 का वैल्यू आ जाएगा k b2। तो अभी ये दोनों डाटा ले जाकर के आप फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो इजीली। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही आप x का वैल्यू a1 का वैल्यू आप k a2 डालोगे तो ये k a2x प्लस k b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। और a2x प्लस b2y को आप इक्वेशन 2 से क्या पुट कर सकते हो? माइनस c2 आप प्रूफ कर सकते हो, पुट कर सकते हो। और k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आ गया? c1 बाई c2 निकल करके आ गया। दैट इज मैं क्या बोल सकता हूँ कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल था ही, और अगर दोनों इक्वल होता है तो ये चीज किसके साथ इक्वल हो गया? c1 बाई c2 के साथ भी इक्वल हो गया। तो अगर मैं ऐसा केस का बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको यहां से एक चीज समझ में आ गया होगा, और वो क्या है कि सर यहां से इक्वेशन 1 में ये चीज सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो मामला बिगड़ गया। सर मामला बिगड़ गया। वो क्या हो गया कि सर कहानी पे c1 का वैल्यू जैसे ही ck2 आया, देयरफॉर इक्वेशन, या फिर डायरेक्टली आप बोलो देयरफॉर द सिस्टम रिड्यूसेस टू, सिस्टम जो बनेगा वो सिस्टम क्या बन जाएगा? पहला इक्वेशन जो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1, वही चीज आपका बन जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इंटू k इक्वल टू 0, और दूसरा सिस्टम बन जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों के दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगा? हकीकत में तो था दो इक्वेशन, बट वो बन जाएगा क्या? एक ही इक्वेशन यहाँ पे वो क्लियरली बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर यहाँ पे आप कमेंट लिख दीजिएगा, मैं डिक्टेट करता हूँ। क्लियरली एवरी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑफ दिस टू इक्वेशंस is a solution of the other and vice versa. Thus in this case the system has infinitely many solution. That is, if the condition between the coefficients is a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then the given linear system has infinitely many solution। और वो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि अगर ये होता है तो ये दोनों से इक्वेशन क्या बन जाएगा कि अगर नॉन जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, मतलब किसी भी इक्वेशन को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर किसी भी इक्वेशन को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब हकीकत में दिख तो रहा है दो इक्वेशन बट है एक ही इक्वेशन, मतलब दिख तो रहा है दो लाइन बट हकीकत में है ही एक लाइन, और अगर एक लाइन ही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। ग्राफिकली बताया था ना मैंने पहला दोनों लेक्चर में आपको। क्लियर है? तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाता है। ठीक, और केस 3 तो बड़ा ऑब्वियस स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आप समझ ही रहे होंगे। केस 3 में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, जरूरी नहीं है देखो कि अगर ये दोनों इक्वल हो ही जाता है तो तीसरा वाला भी c1 बाई c2 भी इसके साथ इक्वल होगा ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है क्या?
ठीक है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है बट वो चीज C1 बाई C2 के साथ इक्वल नहीं हो पा रहा है, बट वो चीज C1 बाई C2 के साथ इक्वल नहीं हो पा रहा है, देन मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, मामला गड़बड़ है कि सिस्टम जो होगा, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये सब प्रूफ तो आता नहीं, बट फिर भी मैंने लॉजिक आपको बता दिया है ना, ताकि आपको और डीप में चीज़ों को समझ में आया कि कैसे हुआ है ये सब, कंडीशन कहाँ से निकला है। एग्जाम में तो वैसे के लिए पूछता नहीं है, ठीक है। और अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो सिस्टम का क्या रहेगा, सिस्टम का जो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा ये दोनों इक्वेशन, वो डिसजॉइंट पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, वो सारे के सारे डिसजॉइंट पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। बात समझो, क्लियर है? चलो, वही चीज़ है ना। अगर ये कहानी आप समझ गए तब तो और क्या दिक्कत है, बोलो। चलो, जैसे कि एक सिस्टम में ले सकता हूं 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, है ना, और 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। प्लॉट करो ग्राफिकली, देखोगे पैरेलल होगा, क्योंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो दोनों ही 1 है, इक्वल है, बट c1 बाई c2 5 बाई 7 आ रहा है, वो इक्वल नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को, क्लियर है? तो वही मसला है यहाँ पे, समझ हो ना, वही मसला है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसी जगह पे एग्जैक्टली है, सही है ना। ये चीज़ अगर आपका क्लियर हो जाता है तब तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हो ना एग्जैक्टली। चलो, तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो और चीज़ें डीप में जाकर के क्लियर होगा। जैसे ही क्वेश्चन करोगे आप, और अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर, एंड देखते हैं क्वेश्चन हम किस वैरायटी के साथ यहाँ पे लेके आ सकते हैं। मैं डिक्टेट करूँगा क्वेश्चंस, आप ये पूरा थियरी लिखने के बाद क्वेश्चंस लिखना चालू करना, एंड देन उसको और अच्छे से अपन लोग डिस्कस करेंगे। अभी दो लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिया जाता है, दे करके अगर आपको ये चेक करने को बोला जाता है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है ना, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्या नहीं है, ये सब का आंसर तो आप एक ही क्लिक में दे सकते हो। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे मैं कुछ सिस्टम यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के हिसाब से मैं ले रहा हूँ ऐसे ही 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, फिर 6x प्लस 5y इक्वल टू 11, ये मान लीजिए एक लिया। दूसरा मैं ले रहा हूँ 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 और 9x प्लस 15/2y इक्वल्स टू 21, और तीसरा जो मैं ले रहा हूँ वो है माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, एंड दूसरा वाला है 9x/2 माइनस 6y प्लस 15/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, है ना, चेक कर सकते हो। पहले दोनों को उस फॉर्मेट में आप तैयार कर दो, है ना, जिस फॉर्मेट में आपका फॉर्मूला लिखा गया था उस फॉर्मेट में आप पहले इसको तैयार कर दो, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इन दोनों का रेशियो 1/3, इन दोनों का रेशियो 3/5, ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब ये सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और साथों साथ सॉल्यूशन जो आएगा सिस्टम का वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस जो होंगे वो कैसे लाइंस होंगे, ये दोनों के दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। आप देख के ही बता दिए, कंडीशन चेक करके। आपको अभी ग्राफ बनाने का या फिर सॉल्यूशन निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बता दिए उस कंडीशन के मदद से। यही उसका बेनिफिट है। यहाँ पे अगर इसको आप सही करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6/9 तो 2/3 है, ठीक है। 5/15/2 ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 6/15, और कैंसिल करोगे तो 2/5 आएगा। तो 2/3 और 2/5 तो किसी भी एंगल पे इक्वल अपने को दिखता नहीं है, तो ये नॉट इक्वल आ गया। अगर ये नॉट इक्वल आ गया तो अगेन क्या होगा, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे पहले इसको रीअरेंज कर देता हूँ, इसको माइनस 3x प्लस 4 इंटू वाई प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये आ जाना है 9/2x प्लस माइनस 6y प्लस 15/2 इक्वल टू
0। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कहानी, a1/a2 अगर करोगे तो -6/9 दैट इज -2/3। यहाँ पे अगर करूँगा तो 4/-6 दैट इज -2/3। और यहाँ पे अगर करूँगा -6/15 दैट इज -2/5। तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल दिख रहा है, बट वही चीज़ c1/c2 के इक्वल नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको दो इक्वेशन देख करके जज करने को बोला जा सकता है। ठीक है, अब ये बोर्ड एग्जाम में अगर लिखने का बारी आए तो अब लिखोगे कैसे, यहाँ पे आप लिखोगे है ना, आप डायरेक्टली इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे है ना, एंड देन आप लिखोगे कंपेयरिंग द अबव सिस्टम विथ, कंपेयरिंग ऐसे लिखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप लिखोगे कंपेयरिंग द अबव सिस्टम विथ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 we have, है ना, a1/a2 इज इक्वल टू निकालोगे, b1/b2 इज इक्वल टू निकालोगे, और फिर अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो डायरेक्टली यहीं से ही पता चल जाएगा। फिर आप कमेंट करोगे एज दिस नॉट इक्वल्स टू दैट, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो भी अगर पूछा जाता है तो साथों साथ कमेंट कर दोगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली इसी अंदाज में आपको चीजों को करना है। क्लियर है दोस्त, चलो ठीक है, तो बात करते हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, है ना, डाल के आप अच्छे से क्वेश्चन बना करके कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखिएगा जरा, नंबर 2 लिखिएगा जरा। Determine the value of k. Determine the value of k for which the given equation has unique solution. The given system of equation has unique solution. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, फॉर द सिस्टम टू हैव यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे। वी हैव फॉर द सिस्टम टू हैव यूनिक सॉल्यूशन 2/5 जो होगा वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसका, ky-7 का। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि -7 को अगर उधर भेज देते तो ये -14/5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि k का वैल्यू -14/5 के इक्वल अगर हो गया तो मतलब डिनोमिनेटर वाला चीज 0 आ जाएगा और ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन देना है तो इसका वैल्यू नहीं हो पाएगा, k का वैल्यू -14/5 नहीं हो पाएगा। तो k का वैल्यू क्या हो पाएगा, इसके अलावा कुछ भी हो पाएगा। तो मैं आपको आंसर क्या दूंगा, देयरफॉर k must be any real value other than -14/5 so that the system has unique या फिर contains unique solution या फिर for the system to be consistent and unique solution, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्त। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे करके लिख देना। सेम चीज है, बस क्वेश्चन से ही मैं बस यूनिक के जगह पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, बस यूनिक के जगह पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो मैं दे रहा हूं आपको, बस यूनिक के जगह पे इनफाइनाइट आ जाएगा और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, यह है। ठीक है, यह है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, देखो डायरेक्टली क्या मैं बोलूँगा यहाँ पे, फॉर द गिवन सिस्टम टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन k/12 किसके इक्वल होना चाहिए, 3/k²।
विच मस्ट बी इक्वल टू, मतलब इसको अगर सही करके लिखना चाहो तो 3 माइनस के हो जाएगा इधर ये आते ही, और यहाँ पे 12x प्लस के वाई प्लस माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप 3 माइनस के ले सकते हो और यहाँ पे आप माइनस के ले सकते हो, जो कि आगे जाके मतलब और लिखने से लिखो ना लिखने से नहीं। अभी बच्चे जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या करते जानते हो, वो इन दोनों इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, वो इन दोनों इक्वेशन को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के स्क्वायर इक्वल टू 36 और के का वैल्यू आंसर दे देते हैं +-6। तो +-6 वो दोनों ही आंसर में दे के आ जाते हैं, तो फिर बोल देते हैं के इक्वल टू +-6 द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो कि गलत है। क्योंकि देखो अगर मैं के का वैल्यू 6 लेता हूं तो यहाँ इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं के का वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करूं तो आंसर कितना आ रहा है, -3/-6 दैट इज हाफ आ रहा है, बिल्कुल सही है। बट अगर मैं के का वैल्यू -6 लेता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आएगा, सॉरी यहाँ पे -हाफ आएगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो अगर के का वैल्यू -6 है तो ये दोनों तो इक्वल हो रहा है, समझ में आया, ये दोनों तो इक्वल हो रहा है, बट ये तीनों इक्वल नहीं हो रहा है के इक्वल टू -6 के लिए। बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो तीनों को इक्वल होना पड़ेगा ना, नहीं तो नो सॉल्यूशन बन जाएगा। -6 के लिए तो ये नो सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में मेरी बातों को, क्लियर है। चलो तो वही चीज आपको करना है ना। बट फॉर k इज इक्वल टू -6, ठीक है, k/12 इज इक्वल टू 3/k बट नॉट इक्वल्स टू 3 - k/-k। देयरफॉर फॉर द सिस्टम टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन k इज इक्वल टू 6, k का वैल्यू सिर्फ 6 ही होगा, -6 नहीं हो पाएगा। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। या फिर आपको ऐसे भी बोला जा सकता है ना, क्वेश्चन में चेंज करके डायरेक्टली सॉल्यूशन का नाम ना लेकर के ऐसे भी बोला जा सकता है कि k का वैल्यू क्या होगा सच दैट ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, है ना। तो कोइंसिडेंट लाइंस घुमा के भी पूछा जा सकता है कि कोइंसिडेंट लाइन समझने के सुनने के साथ साथ ही आप समझ जाइएगा, अच्छा यहाँ पे किसका बात चल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बात चल रहा है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ही मिलता है अपने को, क्लियर है। तो वो चीज भी, वो उस क्वेश्चन को और दे करके वो भी लिख करके रख देना, ठीक है। और चलो मैं नोट में आपको नो सॉल्यूशन का केस भी बता देता हूं, ठीक है। नोट नंबर 1 में अगर मैं बोलूं कि फॉर द एबव system to consist to have no solution, हम क्या बोलेंगे, k/12 इज इक्वल टू 3/6, जहां से k का वैल्यू +-6 के इक्वल आएगा। बट फॉर k इज इक्वल टू 6, k/12 is equal to 3/k is equal to 3 - k/-k, and for k is equal to -6, k/12 is equal to 3/k is not equals to 3 - k/-k। तो हमें तो ये वाला चाहिए। Therefore for the system to have no solution k must be equal to -6। और अगर यूनिक सॉल्यूशन का आंसर पूछता है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो डायरेक्टली बता दोगे ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, मतलब k का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, +-6 नहीं हो सकता। मतलब पहले बार आप सिर्फ -14/5 को हटाए थे, अभी आप आंसर दोगे फॉर द गिवन सिस्टम टू कंसिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, है ना, k मस्ट बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 6 and -6, है ना। इन दोनों रियल नंबर को छोड़ के बाकी k का वैल्यू कोई भी रियल नंबर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यही आपको अपना कंसेप्ट बताता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देखो दोस्त, है ना, पहले तो आप इस क्वेश्चन का क्वेश्चन जो है वो 2 फॉर्मेट में लिख के रखिएगा। कोइंसिडेंट लाइन भी पूछ सकता है, यहाँ पे भी आपको यूनिक सॉल्यूशन ना बोल के इंटरसेक्टिंग लाइंस पे भी क्वेश्चन दे सकता है, कोइंसिडेंट लाइंस, और यहाँ पे भी आपको डिसजॉइंट पैरेलल लाइंस या फिर नॉन कोइंसिडेंट लाइंस भी बोल सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये सब लाइंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही आप लिख के रखिएगा और साथों साथ पूरा सॉल्यूशन के साथ ये नोट भी लिख के रखिएगा। जितना चीजें बता रहा हूं मेरा मुंह से निकल रहा है, एक एक चीज कॉपी में होना चाहिए। रिवीजन के वक्त दिमाग में ये सब घुसेगा जा करके, तभी आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल में परफॉर्मेंस शो करोगे एग्जाम्स में। चाहे एग्जाम कितना टफ हो, कितना आसान हो, कितना मीडियम हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपन ऐसे चीजें पढ़ाते ताकि पेपर बनाने वाला कैसे पेपर बनाए घंटा को फर्क ना पड़े हमें।
अगला क्वेश्चन अगर अपन लेते हैं तो वही चीज़, नो सॉल्यूशन वाला केस है। 2/3 -4/3 -4/6, वही चीज़ है, तो आसान है। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सब तो करा चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, k/6 1/2 3। चलो, एक और क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है, बट इधर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम kx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 has रोमन 1 में डालो यूनिक सॉल्यूशन, रोमन 1 में डालो यूनिक सॉल्यूशन, रोमन 2 में डालो नो सॉल्यूशन, रोमन 2 में डालो नो सॉल्यूशन। ठीक है, रोमन 1 में डालो यूनिक सॉल्यूशन, रोमन 2 में डालो नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, रोमन 2 में डालो नो सॉल्यूशन। क्लियर है? स्टॉप देके लिखो, इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो, तो ये इजीली आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लिखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो। तो ये था 3, ये है 4, नंबर 5 लिखो, नंबर 5 लिखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a and b for which the given system of linear equation has infinite solutions, ठीक है? तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप खुद से करोगे। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा कहानी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b, तो इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे अगर मैं बात करूँ तो और कोई ठीक ठाक सवाल तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मैं क्या डालूं, कुछ अच्छा सवाल अगर मिले तो मैं देता हूं, नहीं तो ये तो सारे एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस ही है। ये तो ऑलरेडी आपको बुक्स में सफिशिएंट वे में मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये 5 था, 6 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये एक सिस्टम है और दूसरा है ये दोनों। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए 1/k+1 इक्वल टू k+1/9 इज इक्वल टू 5/8 के -1। तो इधर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू k² + 2k+1, तो k² + 2k - 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 और 2, तो k का वैल्यू -4 आएगा और 2 आएगा। तो -4 के लिए इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है -1/3 और इधर आ रहा है 5/-33। -4 के लिए तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। बट 2 के लिए इधर आ रहा है 1/3 और इधर भी आ रहा है 1/3, तो 2 हो जाएगा आंसर, -4 रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बता ही दिया ऑलरेडी, और क्या बताएं। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन एग्जाम्पलर से ले लेते हैं आखिरी में। ठीक है, और उनको अपन बताते हैं आपको। सवाल लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड नंबर 6 हो गया, 7 आखिरी क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव रोमन 1 नो सॉल्यूशन,
रोमन 2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और रोमन 3 यूनिक सॉल्यूशन, रोमन 3 यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम है आपके पास लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड दूसरा है एक्स प्लस लैम्डा वाई इक्वल्स टू 1। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, आसान ही है, कुछ नया कुछ वैरायटी तो है नहीं इसमें, है ना। इस लेवल में इजी क्वेश्चंस ही एग्जिस्ट करते हैं, बस इस चीज को ध्यान रखना, यही एक जगह है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन का बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यूनिक सॉल्यूशन का अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, सॉरी नॉट इक्वल्स टू दिस, दैट इज लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो कमेंट क्या करोगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन the above system to have unique solution lambda can be any real number other than 1 and minus 1। दूसरा for infinite solution है ना, lambda by 1 is equal to 1 by lambda is equal to lambda square by 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा जब उस तरफ आएगा, तो lambda square इक्वल टू 1, तो lambda का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 1, ठीक है। अभी प्लस माइनस 1 जब डालोगे तब तीनों के तीनों इक्वल हो रहा है, तो इस केस में दोनों के दोनों आंसर ही एक्सेप्ट होगा, क्योंकि दोनों के लिए ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। नहीं, दोनों एक्सेप्ट कैसे होगा, दोनों एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इधर तो हमेशा 1 ही आएगा, बट 1 पे तो ये दोनों नहीं होगा, माइनस 1 नहीं आएगा, सिर्फ आएगा लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 के लिए तो तीनों इक्वल नहीं हो पा रहा है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 के लिए नो सॉल्यूशन, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एनी रियल वैल्यू अदर देन माइनस 1 एंड प्लस 1 के लिए यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इसी के साथ साथ हमारा पूरा टॉपिक भी समाप्त होता गया। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो आज तो चलो 1.5 घंटा लगभग हो गया होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स का और वक्त नहीं मिल रहा है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़ के चैप्टर 3 पूरा एक कंसेप्ट कवर्ड है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक। क्लियर है। तो और वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए एक और लेक्चर 5 चाहिए होगा, और क्या करें, ठीक है। तो लेक्चर 5 में हमारा आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें से हम 15 से 20 जो भी एनसीईआरटी के अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उनको समझने के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज का लेक्चर देखने के बाद आपका होमवर्क क्या रहा, आज का लेक्चर देखने के बाद आपका होमवर्क रहा कंप्लीट मैथ्स का एनसीईआरटी चैप्टर 3 के सारे थ्योरी, सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। जहां पे आपको 3-4 लाइन 2-3 लाइन का वर्ड प्रॉब्लम्स दिख जाता है, उन सबको छोड़ के आपका पूरा एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, थ्योरी आपका होमवर्क है, और नोट्स का होमवर्क तो है ही है, ठीक है। वो तो सबसे पहला प्रायोरिटी है, उसको करने के बाद आप एनसीईआरटी होमवर्क पूरा कंप्लीट करके आइएगा। तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आप टॉपिक को समझे होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो, वो आपका मर्जी है, बट होमवर्क को प्रॉपर्ली करके अच्छे से नोट्स में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बातचीत किया यार, हर लेक्चर में बहुत डीप में जाके बहुत सारी चीज बातचीत किया। अगर आपको लगता है ना कि आप ये सब समझ के चले जाओगे और याद रख लोगे, तो आप कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, आप नहीं रख पाओगे। आपका अच्छे एग्जाम में कभी भी सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम है। ये ओवर कॉन्फिडेंट या फिर ये जो भी बोलो, आपका एटीट्यूड या फिर घमंड जो भी है, आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो अच्छा बच्चे के साथ स्मार्ट बच्चा वही होता है जो चीजों को नोट्स में अच्छे से प्रॉपर्ली लिख के रखता है। तुमको क्या लगता है कि वो टैलेंटेड होने के बाद नोट्स में लिखता है तो वो गधा है? घंटा गधा है, तुम गधा हो, क्यों तुम याद रख ही नहीं पाओगे। कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो जाए, वो भूलेगा ही भूलेगा, और जिस वक्त उसको भूलेगा उसी वक्त उसको गर्दन दबा के अपन घुसा देंगे। समझ में आ रहा है ना, उसी वक्त उसका बर्बादी शुरू है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो जैसे बताया जा रहा है, चीजों को प्रॉपर्ली आप पढ़िएगा, है ना, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और नोट्स से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स जिस बच्चे को अच्छे से क्लियर है, नोट्स का एक पॉइंट, उसको बुक खोलने का जरूरत ही नहीं है यार, जरूरत ही नहीं है बुक खोलने का, वो ऐसे ही कर लेगा चीजें। बुक में क्या है, ऐसा कोई चीजें है क्या जो बुक में हम लोग नहीं पढ़ाते और बुक में अवेलेबल है? इम्पॉसिबल है। बट ऐसी क्या कोई चीजें हैं जो बुक में नहीं है बट हम लोग पढ़ाते हैं? हजारों चीजें। समझ में आ रहा है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली जिंदगी के लिए। तो उसी के साथ एक साथ मैं आपको खत्म करना चाहूंगा बात। क्लियर है।
कि प्रॉपरली आप चीज़ों को नोट्स बना के अच्छे से सारी चीज़ कंप्लीट कर लेना, रिवीजन करना एंड देन आपका होमवर्क जो दिया गया है वो आप कीजिएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ साथ समाप्त करते सब कुछ। ठीक है, आज के लिए अलविदा, आगे मिलेंगे आखिरी लेक्चर में।